Hello everyone. Okay, today we will study about the reaction between metal and salt. Metal reacts with the solution of other metal salts. ठीक है, ये reactions हमने उसमें भी पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में जब हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी। हमने देखा था अगर एक मेटल जो कि दूसरी मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देती है उसे हम उस रिएक्शन को हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर देखो, ये वाला जो एक्टिविटी है कॉपर के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने एक आयरन नेल डिप किया था, याद हो अगर आपको। तो हम देखते हैं कि जो आपका यहाँ पर कुछ देर के बाद आप देखोगे कि इस जो यहाँ पे नेल था ये तो डिसअपियर हो जाता है और यहाँ पर एक कॉपर की वायर दिखेगी आपको बनती हुई। ठीक है, और नीचे जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो आयरन जो कि बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट से। ठीक है, तो यहाँ से कॉपर कहाँ चला जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा और आयरन सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बना लेगा। ठीक है, ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। और जो कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हुआ था इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन से, वो देखो यहाँ पर आपको इकट्ठा होता नजर आएगा कॉपर वायर के ऊपर। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस कर देती हैं लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। ठीक है, क्लियर? तो ये आपने इक्वेशन भी देखी थी, मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जनरल इक्वेशन है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ाने का मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता। मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रिएक्टिविटी सीरीज, इस पे हम आते हैं। ठीक है, क्लियर? तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आपको ये बताती है कि मेटल की रिएक्टिविटी। ठीक है, एक हमने कुछ मेटल्स को अरेंज किया है इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से पोटेशियम पहले नंबर पर दिख रहा है, तो पोटेशियम आपका मोस्ट रिएक्टिव है। डिक्रीजिंग बोला ना मैंने, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे पोटेशियम से सोडियम जाओगे, सोडियम से कैल्शियम जाओगे, फिर मैग्नीशियम मतलब सोन। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी है मेटल की वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल को अरेंज किया है कुछ मेटल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर अराउंड ये आई थिंक 4 और 8 12 13 मेटल्स होंगे अराउंड। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाली है ना AU, अच्छा AG इज द सिंबल फॉर सिल्वर एंड AU इज द सिंबल फॉर गोल्ड। ठीक है, AU किसका सिंबल है? गोल्ड का, और AG होता है सिल्वर का। तो सबसे नीचे वाली जो मेटल होती है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगी। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में। अब इसको याद कैसे करोगे, है ना? मैंने सोचा कि तुम कैसे याद करोगे, तो मैंने खुद से एक ट्रिक बनाई है, आई होप कि तुमको अच्छी लगे। तो हो यहाँ पे देखो, के से याद रखना कहो, कहो ना, ना मतलब सोडियम, ओके, Na। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से याद रखना कैल्शियम, ओके। कहो ना केमिस्ट्री मेरी, मेरी से क्या याद रखोगे? मैग्नीशियम। ठीक है, मेरी मैग्नीशियम। और से क्या याद रखोगे? एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम। ज्यादा माने जिंक, ज्यादा से क्या याद रखना है? जिंक। फेवरेट, फेवरेट से याद रखना Fe सिंबल किसका है? आयरन का, Fe मतलब आयरन। ठीक है, पहले से याद रखना Pb, Pb इज द सिंबल फॉर लेड। पहले से ज्यादा, फेवरेट पहले से हो गई से H से याद रखना हाइड्रोजन। ठीक है, लेड के बाद क्या आएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। अब ये मत कहना कि मैम हाइड्रोजन क्या मेटल है? तो हाइड्रोजन जो है ना वो ना तो मेटल होता है ना नॉन मेटल, मतलब वो मेटल की भी प्रॉपर्टीज शो करता है और कभी कभी वो नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, पर हम जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन हाइड्रोजन से रिलेट करके करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली और एक हाइड्रोजन से नीचे वाली। ठीक है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी तो के लिए सिर्फ सीरीज याद कर लो। हो गई है मतलब हाइड्रोजन है ना, हो गया। कॉपी, कॉपी से याद क्या रखोगे? कॉपर, कॉपी से याद रखना कॉपर। हमसे क्या याद रखोगे? हमसे याद रखना है Hg, सिंबल ऑफ मरकरी। Hg इज द सिंबल फॉर मरकरी। अपनी, अपनी से क्या याद रखोगे? Ag, सिल्वर। अच्छी बनाएंगे, अच्छी से याद रखना गोल्ड। ठीक है, थोड़ा सा हल्का से याद भी करना पड़ेगा। तो क्या ट्रिक है? कहो ना केमिस्ट्री मेरी और ज्यादा फेवरेट पहले से हो गई, कॉपी हम अपनी अच्छी बनाएंगे।
मतलब अब मेरी केमिस्ट्री जो है पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है। अब मैं अपनी कॉपी अच्छी बनाऊंगा, ठीक है। तो याद रखना, के से पोटेशियम, Na से सोडियम, सी से कैल्शियम, केमिस्ट्री वाले सी से कैल्शियम, मेरी मतलब मैग्नीशियम, और मतलब एल्यूमिनियम, ज्यादा मतलब जिंक, फेवरेट मतलब आयरन, पहले से मतलब लेड, हो गई मतलब हाइड्रोजन H, कॉपी कॉपर, कॉपर, ठीक है। हम मतलब Hg मरकरी, ओके। अपनी Ag, Hg Ag, ठीक है, ऐसे भी साउंड करते हैं ना, सिमिलर साउंड आ रहा है, Hg Ag, अपनी अच्छी बनाएंगे। ए लास्ट वाले ए से क्या रखना है कि गोल्ड, Au, ठीक है, सिंबल ऑफ गोल्ड Au, ओके। आई होप सो आपको ये याद हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो अपनी बुक में, नोटबुक जैसे मर्जी लिख लीजिए। ये जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन है ना, इसको मैं आपको एक वीडियो लिंक प्रोवाइड करूंगी, उससे आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर आप थोड़े पजल हो जाओगे, तो मैंने आपको इस थर्ड क्वेश्चन का एक वीडियो देना है, छोटा सा शॉर्ट, जिसमें मैं एक्टिविटी परफॉर्म करवाऊंगी, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो वही है जो मैंने पहले डिस्कस किया है, आप एक बार देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना ग्रुप में, ओके। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। नेक्स्ट इज योर कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती है। हमने देख लिया मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अभी हमने देखना कि मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आपने ना कुछ चीजें याद रखनी है। ये कुछ आपके पास एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, क्लियर। तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर जैसे ये आपने पढ़ा होगा KLMN शेल है ना, तो के में मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं मैक्सिमम, L में 8 रखना है, M में भी 8 रखना है आपने, N में अभी के लिए आपने 8 रखना है। वैसे N में ज्यादा हो जाते हैं, बट मैं आपको अभी के लिए कहूंगी कि आपने सिर्फ 20 तक करने हैं ना, तो 20 तक N में ज्यादा मैक्सिमम 8 ही जाएंगे, एटॉमिक नंबर 20 तक N में 8 ही जाएंगे। वैसे N में ज्यादा होते हैं, बट अभी के लिए आपको फिलहाल यही याद करना है कि 8 है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए और कुछ नहीं, ओके। तो जैसे नाइट्रोजन का S7 है, तो पहले के में कितने रखने हैं, 2 रखने हैं। कितने बचे, 7 में से 2 गया 5, तो नेक्स्ट 5 किस में जाएंगे, L में जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे फॉस्फोरस है, इसका 15 है, फॉस्फोरस का 15 है, इसका कैसे लिखोगे, के में पहले 2 डाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बचे हैं, 15 माइनस 2 13, नेक्स्ट में कितने आएंगे 8, है ना, 8 चले गए मैक्सिमम। अब कितने रह गए, 8 और 2 10 डाल दिए हैं, 5 रह गए हैं। तो नेक्स्ट जो आपके शेल है M, उसमें कितने जाएंगे, 5 जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही डालते जाना है आपने। सिमिलरली 17 का कर लो, 2 पहले में भेजने हैं, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पहले में भेजने हैं, नेक्स्ट में 8 भेज दिए, 10 हो गया, बचे 7 है, तो वो 7 यहाँ पर आ जाएंगे, आपकी M शेल में आ जाएंगे, ओके। तो ये आपने 9th में भी किया था, इसको एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना, ओके, क्लियर। अब यहाँ पर हम आपको कुछ दिखाते हैं, देखो क्लोरीन। अब यहाँ पे हाँ एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, एवरी एलिमेंट वांट टू बिकम स्टेबल। हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, जैसे हर ह्यूमन बीइंग करना चाहता है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, सो दैट कि हमारा फ्यूचर स्टेबल हो, हम कहीं सेट हो जाए, है ना, इसलिए तो पढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पर स्टेबल कौन सा होता है बच्चे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है जो ये गैसेस का होता है, नोबल गैसेस जिसे हम कहते हैं। हीलियम नोबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी से ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, ओके। जैसे दूसरे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ना, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, है ना, और भी एलिमेंट से, ये जो गैसेस होती हैं ये इनर्ट रहती हैं, ज्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करती, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ठीक है। अभी अकेले आपको ये 3 याद करनी है, इसके अलावा 2-3 और नोबल गैसेस हैं जो अभी आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये 3 गैसेस याद रखनी है, नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन और आर्गन। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मोस्ट स्टेबल माना गया है, क्योंकि ये जो गैसेस हैं काफी स्टेबल हैं, तभी तो ये रिएक्ट नहीं करती। जो चीज स्टेबल नहीं होती ना, वो ही रिएक्ट करती है, ठीक है। मान लो लाइक मैं हूँ, अगर मैं स्टेबल हूँ तो मैं आपके चीजों को लेकर रिएक्ट नहीं करूंगी, ओके। अगर मैं स्टेबल नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगी, मैं एग्रेसिव हो जाऊंगी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हीलियम का देखो होता है 2 एटॉमिक नंबर, तो के में कितने गए, 2, है ना, 2 थे और दोनों के तो के में चले गए। नाउ नियॉन का होता है 10, तो क्या लिखोगे, पहले में तो 2 जाने हैं, नेक्स्ट में कितने बचे, 10 माइनस 2 8, तो नेक्स्ट में 8 जाते हैं, 8 भेज दिए, ठीक है, 2 8, ठीक है। आर्गन 18 होता है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 के में,
नेक्स्ट में 8 जाएंगे 10 और 8 बचे हैं वो किस में, एम में। तो यहाँ पर तीनों जो आपके एलिमेंट हैं वो नोबल गैसेस इनको कहते हैं। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जैसे के में 2 और एल में 8, थर्ड कौन सा, के में 2 एल में 8 और एम में 8, ये जो तीन कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो हर एलिमेंट इस अपने आप को स्टेबल होने की कोशिश करता है। और मैंने आपको ये बताया था एलिमेंट अपने आप को ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करेगा, या तो वो जैसे ये सोडियम है, सोडियम का 11 है ना, तो कितना हुआ 2 8 1 है ना। तो इसकी लास्ट शेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये नियॉन बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नियॉन बन जाए, है ना, नियॉन बन जाएगा, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेके आर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। अब देखो मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो सकता है। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। मतलब कोई एलिमेंट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ सकता है या ले सकता है। ठीक है, 3 से ज्यादा ना कोई लेगा इलेक्ट्रॉन और ना ही 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा, छोड़ेगा। ठीक है क्लियर। अब 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना सोडियम के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 7 इज मोर देन 3 ना। ठीक है, तो व्हाट विल सोडियम डू, सोडियम विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल। ठीक है, तो ये अपनी एम शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है जो कि इसके लिए कन्वीनियंट होता है। ठीक है, और ये नियॉन कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। नाउ द नेक्स्ट चीज जो मान लो ये है आपका पोटेशियम, नहीं पोटेशियम तो सिमिलर है, अल्यूमिनियम पे आ जाइए। अल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, है ना, तो क्या लिखा 2 8 3। अब लास्ट शेल में कितने हैं 3, है ना। अब ये क्या कर सकता है, या तो ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करके नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले ये वाला, या फिर ये क्या करे 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, है ना। दो ही पॉसिबिलिटी है, बट अब मैंने बोला था 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ना तो लॉस होगा ना ही गेन होगा, तो यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको देखो, मैं अभी आई, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पर आपने देखा कि एल्यूमिनियम जो बाकी जो है आपके ऐसे सिमिलर होंगे, जैसे कैल्शियम है 2882। अब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। सिमिलरली पोटेशियम भी ऐसा ही करेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ नॉन मेटल्स को, जैसे ये कौन सी नॉन मेटल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये सब क्या आपके नॉन मेटल्स है ना। जैसे सल्फर है, सल्फर का कितना है 16, तो क्या लिखा है 286। अभी देखो ये क्या कर सकता है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेके 8 बना ले, ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन बना ले, है ना। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। ठीक है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। सिमिलरली क्लोरीन पे आओ, 17 है 287। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये फिर आर्गन कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, तो 288 हो जाएगा। ओके क्लियर। तो अब यहाँ पे जो हमने देखना है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देखनी है NaCl की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोडियम के पास जो कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे रहा है। अब देखो सोडियम जो है कि 281 था, है ना, इसको स्टेबल होना था तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब देखो ये जो क्लोरीन है जिसके पास 287 है, इसको मैंने बताया अभी आपको कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा अपने आप को क्लोराइड अनायन बना के, ताकि ये स्टेबल हो जाए 288 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों ने आपस में साझेदारी कर ली कि तुम अपना, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम मुझे दे दो, और मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, और सोडियम तुम भी स्टेबल हो जाओगे। तो सोडियम ने अपना ये देखो एक इलेक्ट्रॉन था ये क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, अभी सोडियम देखो जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना बच्चे, उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, मतलब इसने गेन किया है, तो उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को बोलते हैं कटायन, नेगेटिव चार्ज वाले एटम को बोलते हैं अनायन। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम कटायन बन गया और क्लोरीन अनायन, क्लोराइड अनायन बन गया। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गए ना, अपोजिट चार्जेस होंगे इन दोनों के बीच में, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स रहेगा? दो ऐसे कोई भी चीजें कोई भी स्पीशीज या कोई भी ऐसी चीज जिनके ऊपर अपोजिट चार्जेस होता है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो NaCl से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहेगा। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड का देखो जी, मैग्नीशियम जो कि क्या है आपका 282 है, तो मैग्नीशियम क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना? कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन लूज उसने। अब क्लोरीन है, अगर मान लो मैं कहूँगी क्लोरीन इसकी प्रोक्सिमिटी में आता है, अब क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, उसे तो 2 नहीं चाहिए, तो वो मैग्नीशियम के साथ कैसे बॉन्डिंग करेगा? तो यहाँ पर इस केस में 2 क्लोरीन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 क्लोरीन आएंगे। क्यों आए 2 क्लोरीन? क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था और एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसलिए एक क्लोरीन ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया और एक इसको दिया। ठीक है, तो क्या बन गया? Mg+2 लिखा है, देखो 2 प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। आगे Cl नेगेटिव, ये नीचे लिखा है ट्वाइस, मतलब 2 क्लोरीन आके इसके साथ अटैच हो गए हैं। ठीक है, क्लियर? इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, जो या तो मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट होते हैं। ठीक है, एक से दूसरे की एक एटम से दूसरे एटम पर। ठीक है, ओके। और ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये आपका आयनिक कंपाउंड है और इसके बीच में भी कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से जो आयन से कंपाउंड बने हैं उन्हें ही हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है, हालांकि एक्टिविटी आप रीड कर सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है, मैं आपको प्रॉपर्टी बताती हूँ जनरली। ठीक है, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया अंडर टेस्ट। ठीक है, मान लो आयनिक कंपाउंड का सॉल्ट सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 ग्रेफाइट रोड लगाई है, फर्दर इसको रोड को बैटरी से कनेक्ट किया है और बल्ब से कनेक्ट किया है, फिर स्विच से कनेक्ट किया है। ठीक है, स्विच बंद करने पर यहाँ पर आप देखोगे कि करंट फ्लो करेगा बैटरी से, यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से फ्लो करके, और ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। इसका मतलब क्या है? जब ऐसा कनेक्शन मैंने आपको शायद फर्स्ट चैप्टर में भी दिखाया था कि ये कनेक्शन पॉसिबल कब होता है, जब ये जो पानी है, देखो ये रोड इससे कनेक्टेड नहीं है, है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे जाएंगे? इस सॉल्यूशन के थ्रू जाएंगे, है ना, मतलब इस सॉल्यूशन में कुछ ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स या आयंस जो भी है वो मूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आयनिक जो कंपाउंड आपने डिसोल्व किया था, मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट करके देखा तो देखा कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब देखो इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं, NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सब क्या है आपके आयनिक कंपाउंड्स है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इनके मेल्टिंग पॉइंट देखो कितने ज्यादा है, 1074 कैलोरी। ओके, बॉइलिंग भी बहुत ज्यादा है, देखो आप देख सकते हो। तो इनकी जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, और ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम इसके प्रॉपर्टीज वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है हार्ड, सॉलिड्स एंड ब्रिटल। जनरली ये हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड मतलब समझ गए ना, नॉर्मली तो हार्ड होते हैं, बट अगर आप इनके ऊपर प्रेशर लगाओगे ज्यादा तो ये टूट जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हार्ड क्यों है बच्चे? क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव आयन, आपने देखा ना, एक पॉजिटिव कैटायन जो है और नेगेटिव अनायन जो बना है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, इस वजह से ये एटम्स होते हैं पास पास रहते हैं। जब एटम्स पास पास रहते हैं ना, तब सॉलिड आपका हार्ड होता है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्यों हुआ बच्चे? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके ज्यादा क्यों है? देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि किसी को मेल्ट करना या बॉयल करना। उस दौरान क्या होता है, एटम्स को एक दूसरे से आपको दूर करना होता है। अगर आप मेल्ट कर रहे हो ना, तो मतलब आप क्या उसे लिक्विड स्टेट में लेके आ रहे हो ना। अब सॉलिड में तो एटम पास पास होते हैं, लिक्विड में दूर दूर होते हैं, है ना। या फिर आप बॉयल कर रहे हो तो मतलब आप उसको गैसेस स्टेट में लेके जा रहे हो। गैसेस स्टेट में तो
एटम और दूर दूर होते हैं, है ना, लिक्विड से भी ज्यादा दूर दूर होते हैं। मतलब अगर आप किसी चीज को मेल्ट या बॉयल करते हैं ना, इसका मतलब है आप एटम्स को दूर दूर लेकर जाना है, जो पहले पास पास थे उनको दूर दूर लेकर जाना है। तो एज यू नो दैट कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि वो अपोजिट चार्जेस हैं, तो उनको जो दूर दूर ले जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कटायन और अनायंस के बीच में। इसी वजह से हमको उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्वाइट हाई रहता है, ठीक है। नाउ इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, किसमें सॉल्युबल है किसमें नहीं। तो देखो सॉल्युबल इन वाटर, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं, जबकि ये केरोसिन पेट्रोल ये जो सॉल्वेंट होते हैं ना इनमें नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, केरोसिन पेट्रोल में, ठीक है। ओके, फोर्थ इज योर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मैंने बताया था अभी ऊपर वाली एक्टिविटी करके दिखाई। देखो सॉलिड स्टेट में जब भी ये आयनिक कंपाउंड होगा सॉलिड स्टेट में, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं बता देती हूँ, क्योंकि सॉलिड स्टेट में एटम्स जो होते हैं आयंस जो होंगे वो पास पास होंगे, है ना, आयंस पास पास हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, और आयंस के बीच में स्पेस नहीं रहता ज्यादा, हल्का फुल्का होता है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो आयंस है जिससे ये आयनिक कंपाउंड बना है ये मूव नहीं कर पाते। देखो अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, वो जो आपका सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आयंस जो है वो बहुत पास पास है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सॉलिड स्टेट में नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अभी कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, या तो आप इस जो आयनिक कंपाउंड है इसको मेल्ट करो, मतलब मोल्टन स्टेट में लेके आओ, मेल्ट करके आप मतलब पिघलाया हुआ है अपने मोल्टन स्टेट में लेके आए हो, तब क्या होते हैं एटम दूर दूर हो जाते हैं, आयंस जो है दूर दूर हो जाएंगे, और वो उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस आएगा तो वो मूव भी कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे। या फिर आप क्या करें, इन सॉलिड का एक्वस सॉल्यूशन बना लें। आपको पता है ये जो आयनिक कंपाउंड है ये पानी में सॉल्युबल है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको पानी में घोल दोगे तो देखो पानी में आपने थोड़ा सा अपना आयनिक कंपाउंड घोल दिया तो जाहिर सी बात है वो पानी में घुल के आयंस में टूट जाता है। आयनिक कंपाउंड पानी में जब डिसॉल्व होता है ना वो अपने आयंस में टूट जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर उसको घोला तो सोडियम प्लस अलग हो जाएगा पानी में जाके, क्लोरीन नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है पानी में तो बीच में पानी जो कि लिक्विड है वहां तो इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग रहती है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस रहता है, तो ये जो आयंस है वहां पर मूव कर पाएंगे। इसलिए ये हमेशा याद रखना कि जो आयनिक कंपाउंड है ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, जबकि मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में मोल्टन स्टेट में यहाँ भी मैंने लिख दिया है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है आयनिक कंपाउंड की, ठीक है। और कैसे बने हैं आपने देखा ना, जैसे सोडियम क्लोराइड बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए दूसरे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्लियर। तो आप यहाँ पर ये जो मैंने बताया था ना सच, हाँ ये वाला जो ऊपर इसको हम बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, नाम बताना भूल गई। डॉट स्ट्रक्चर में हम कुछ नहीं करते हैं, आप उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से, जैसे सोडियम का मैंने डॉट से शो कर दिया, अब क्लोरीन दूसरा एटम था इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे मतलब कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए हमने इसको क्रॉस से शो कर दिया, है ना। तो फिर हमने दिखाया ये जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन था जो कि सोडियम का था ये इसने क्लोरीन को दिया, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉट दिख रहा है ना, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने इसको दिया है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। जैसे ये है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम वाले को आपने डॉट से दिखाया है, क्लोरीन वाले को क्रॉस से दिखा दिया, है ना। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन के ऊपर डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पर इसका मतलब क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ना यहाँ पे ये मैग्नीशियम से आया है, और 2 क्लोरीन है ना, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, ठीक है। तो ये जो डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, अक्सर पूछ भी लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में। ऐसे आपको देखो आप मुझे करके दिखाना, ये सोडियम ऑक्साइड Na2O और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब समझ गए ना, जैसे डॉट स्ट्रक्चर में बनाया है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो रहा था, जो भी हमने सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा ना, बिल्कुल वैसा, ठीक है। ओके, अब ये बता सकते हो क्यों आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ना, क्योंकि उनके बीच में आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उन्हें मेल्ट करना मुश्किल होता है। अब इसके बाद जो अकरेंस ऑफ मेटल है ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये कुछ नहीं करना है। ओके, ये सब आपका कोरिजन वगैरह सब सिलेबस से हट गया, ठीक है।
ये चैप्टर इतना ही है, इसके आगे का कुछ नहीं पढ़ना है। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज तक पढ़ना है, बाकी का नहीं पढ़ना है, बाकी रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो आप इतना आज के लिए बहुत है मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच, बाय।